नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट, जो बड़ी खबरें रही हैं उनकी जानकारी आज आपको इस बुलेटिन के जरिए देंगे। देखिए, विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है और आज लगभग सभी दलों के नेता अब उपचुनाव में वापस फिर से, क्योंकि स्क्रीनिंग और जो स्क्रूटनी है वो कंप्लीट हो गया है प्रोसेस, अब उसमें कूद गए हैं। आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर नालागढ़ में थे। मुख्यमंत्री का हमीरपुर का जो प्रवास है उस तरह का शेड्यूल जारी हुआ है। इधर जो प्रतिभा सिंह हैं उन्होंने भी आज नालागढ़ में प्रचार के लिए वक्त दिया था और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी आज नालागढ़ सीट पर कई जगह पर चुनाव के जो रैलियां हैं वो करने के लिए गए हैं। तो ये उपचुनाव की प्रक्रिया अब, क्योंकि हिमाचल में 10 जुलाई को अब मतदान होना है इन 3 सीटों पर, देहरा में, हमीरपुर में और नालागढ़ में, तो वहां ज्यादा फोकस इस दौरान रहने वाला है। लेकिन जहां तक राज्य सरकार में वर्किंग से रिलेटेड इश्यूज हैं जो यहां चल रहे हैं कैबिनेट की बैठक के बाद, उनमें क्या प्रोग्रेस है वो भी आज आपको इसकी जानकारी देंगे। सबसे बड़ी बात, आज मुख्यमंत्री की तरफ से कैबिनेट में, पिछली कैबिनेट में डिसीजन लिया गया था प्री नर्सरी टीचर्स की भर्ती को लेकर। आज उसमें कुछ क्लैरिटी के साथ बातें आई हैं कि ये भर्ती किस तरह से होगी और किस तरह से आंगनबाड़ी के साथ कोलोकेशन को भी इसमें एड्रेस किया जाएगा, वो बात आज आपको बताएंगे। लेकिन एक बड़ी अप्रत्याशित घटना के तहत हिमाचल के राज्यपाल ने आज प्रेस वार्ता की है और वो प्रेस वार्ता अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए है। मतलब हिमाचल में जो विश्वविद्यालय हैं वहां पर कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राजभवन और सरकार के बीच में जो चल रहा है सब कुछ, वो अब सार्वजनिक हो गया है। पहले सिर्फ फाइलों तक बात थी, क्योंकि आज जो कृषि मंत्री हैं चंद्र कुमार, उनके एक बयान को काउंटर किया है गवर्नर ने, तो वो पूरी बात आपको बताएंगे। और गवर्नर ने ना सिर्फ वीसी की नियुक्तियों के मामले को, बल्कि जो इनके पास लोकतंत्र प्रहरी एक पेंडिंग है बिल, उसके बारे में भी बात की। नौतौड़ जो एफआरए है किन्नौर जिला का, उसके बारे में भी बात की। और जो योग दिवस के दिन जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी राज्य सरकार के लिए एक तरह से, उसको लेकर भी बात की। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जहां तक नियुक्तियों के मामले हैं, चाहे वो जेबीटी की है, चाहे टीजीटी की है, चाहे वेटनरी फार्मासिस्ट की है, इनको लेकर भी आज आपको थोड़ी सी जो हलचल है बीच में उसकी जानकारी देंगे। और इसी के साथ जो रेगुलराइजेशन के मैटर हैं वो भी साथ में कनेक्टेड हैं, उनकी बात भी आज करेंगे। मुख्य सचिव दिल्ली गए हैं, लेकिन इसके साथ कर्मचारी और पेंशनरों को लेकर राज्य सरकार ने जो 16वें वित्त आयोग के सामने मेमोरेंडम में आंकड़े दिए हैं, उन आंकड़ों से रिलेटेड भी कुछ बात करेंगे। क्योंकि हिमाचल सरकार के कर्मचारी और पेंशनर संशोधित वेतनमान या संशोधित पेंशन को लेकर, एरियर और डीए को लेकर भी उम्मीद बीच में लगाए रखते हैं। और इसीलिए ये सारा मामला आज एक तरह से मेमोरेंडम के साथ जोड़कर देखना जरूरी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि राज्य सरकार इस भुगतान को करने की स्थिति में है या नहीं है। मुख्य सचिव दिल्ली क्यों गए हैं? साथ में बिलासपुर पुलिस ने आज 2 गिरफ्तारियां की हैं। उनमें से एक जो गोलीकांड हुआ था उसमें मुख्य आरोपी जो पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के बंबर ठाकुर, उनके बेटे पुरंजन ठाकुर की गिरफ्तारी है, जिसको कोर्ट से अरेस्ट किया गया है। और उसमें यह पता चला है कि जो सुपारी दी गई थी शूटर को, उस व्यक्ति को मारने के लिए, वो 5 लाख की थी। तो ये एक बात, उसको लेकर थोड़ी क्लैरिटी के साथ आज करेंगे। बाकी जो चीजें हैं उनको लेकर एक साथ बात करें, इससे पहले हम मॉनसून को लेकर आपको अपडेट दे दें। देखिए, हिमाचल में मॉनसून अब पहुंच गया है और जो लास्ट इसका जो एक तरह से जो येलो अलर्ट है या ऑरेंज अलर्ट है, वो है 29 जून का। और ये जो अलर्ट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 2 दिन के बाद जो बारिश होगी पूरे प्रदेश में बताई गई है। वैसे कल और परसों दोनों दिन है, लेकिन परसों ज्यादा इफेक्ट इसका रहेगा। 29 जून को भारी बारिश का अलर्ट है बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में। और इस दौरान अंधड़ भी चलेगा और येलो अलर्ट भी अलग से जारी किया गया है। और 3-4 दिनों के भीतर ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये आगे बढ़ने के साथ अब हिमाचल में भी अपना असर दिखाएगा। और ये असर पिछले साल की तरह ना हो, इसकी हम जरूर कामना करते हैं। जहां तक बात इसके बाद अगले सब्जेक्ट की है,
तो वो उपचुनाव में दिग्गजों की बात है। देखिए, आज नालागढ़ में जयराम ठाकुर जो थे वो गए हैं, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं आज, और वहां पे उन्होंने फिर से कहा कि वर्तमान सरकार के ज्यादा दिन नहीं है, और जिस तरह से स्थितियां चल रही हैं, जिस तरह से परिस्थितियां हैं, चाहे वो कोर्ट में केस सीपीएस का हो क्योंकि वो नियुक्तियां अवैध हैं, और चाहे जो बाकी मामले हैं विधायकों से रिलेटेड, और ये जो मजबूरी की नियुक्तियां की जा रही हैं इससे संबंधित, तो ये ज्यादा आगे जो संभावना है वो नहीं है। जहां तक बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की है, तो उन्होंने भी आज रैलियां की हैं नालागढ़ में, और उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो एक झूठी गणना लेके चले थे, इनका जो एक ऑपरेशन लोटस है वो फेल हो गया है, अब ये उस विफलता को छिपाने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार मजबूत है, और अब 3 उपचुनावों के साथ जो कांग्रेस की टोटल टैली है वो 41 पे चली जाएगी, जो विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा होगी, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। इसी तरह से चुनाव प्रचार में जो प्रतिभा सिंह हैं वो भी हैं, और जो मुख्यमंत्री का भी अब दौरा जो है इस उपचुनाव में अब शुरू हो रहा है, वो भी इसी उपचुनाव में अब आपको दिखेंगे। जहां तक टूरिज्म कॉन्फ्रेंस की बात है, तो चंडीगढ़ के एक होटल में टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हुई है। एडीबी का जो 2400 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसकी जो परिसंपत्तियां क्रिएट होंगी, क्योंकि ये जो पिछला प्रोजेक्ट जो एडीबी का था जिसमें बड़ी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बनी, लेकिन उन प्रॉपर्टीज को देने से पहले जो उनको संचालक, उनको चलाने वाले या जो बड़ी होटल इंडस्ट्रीज हैं उनसे राज्य सरकार वार्तालाप पहले नहीं कर पाई थी, बाद में उनको या तो कम रेट पे देना पड़ा, या फिर बहुत सारी प्रॉपर्टीज जैसे मंडी का कन्वेंशन सेंटर है उसको आज भी लेने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह के अनुभव थे। इन अनुभवों को देखते हुए चंडीगढ़ के होटल में ये कॉन्फ्रेंस हुई है। वहां पे आप इसको प्री कंसल्टेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि एडीबी के प्रोजेक्टों में जो बिड डॉक्यूमेंट बनेगा वो इस हिसाब से फिर बनेगा, और फिर इन प्रॉपर्टीज को आगे उस तरह से वेस्ट ना किया जाए, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट थी। हालांकि इस कॉन्फ्रेंस को जो राजनीतिक रंग है एक तरह से, वो भाजपा नेता सुधीर शर्मा जो अभी धर्मशाला से बीजेपी से विधायक हैं, पूर्व मंत्री कांग्रेस सरकार में रहे हैं, उन्होंने उसके लिए एक आशंका व्यक्त की है कि ये कहीं ये जो पूरा इनिशिएटिव है हिमाचल से बाहर चंडीगढ़ में जाकर निवेशकों से वहां से बात करना, और जो प्रॉपर्टीज अभी बनी नहीं, ये कहीं हिमाचल ऑन सेल वाली तरफ को ना चला जाए, और इसीलिए विपक्ष की इस पे नजर रहेगी। अगली बात, यौन शोषण के जो मामले आ रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, स्कूलों में बहुत ज्यादा, जून महीने में ही, इसी महीने में 3 केस आ गए, और उसमें से एक स्कूल में जो जवाली का मामला है उसमें जो कमेटी है वहां बनाई हुई इस तरह के मामलों को देखने के लिए, उस कमेटी पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। ऐसे में इन सारी चीजों के लिए अब शिक्षा विभाग की भी एक तरह से नींद टूटी है। अब उन्होंने नई डायरेक्शन एक जारी की है। अब शिक्षण संस्थानों को हर महीने ये जो यौन शोषण कमेटियां बनाई गई हैं, इनको 5 तारीख को अपनी रिपोर्ट भेजनी होगी कि कहीं कोई किसी भी तरह का इस तरह का मामला स्कूल में तो नहीं हुआ, अगर हुआ तो उसकी प्रोग्रेस क्या है, कमेटी ने क्या किया, पुलिस में क्या हुआ, और इस तरह की रिपोर्ट अगर पुलिस में दर्ज करा दिया गया है तो उसकी भी रिपोर्ट जो है वो जो है इस मामले में बतानी होगी कि ये किस तरह से चीजें चल रही हैं, और किस तरह से इस पूरे सिस्टम को आगे देखना, आगे किस तरह से ठीक रखना है। ये एजुकेशन की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन जारी की गई है, और हर महीने की 5 तारीख इसमें तय हुई है कि ये रिपोर्ट इनको देनी होगी। अगली बात करें तो वो बात है जो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की बुकिंग को लेकर एक प्रक्रिया के बदलाव की है। देखिए, अभी जो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लोग रहते हैं, चाहे बुकिंग जिस तरह की हो, क्योंकि अब प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है, लेकिन ठहरने वाले अतिथियों को जो वो वहां राशि चुकाएंगे उसकी रसीद मिलेगी, और रसीद देने की 2 तरह के लाभ हैं। एक तो ट्रांसपेरेंसी होगी डिपार्टमेंट के लिए, और दूसरी तरफ जिसको रसीद मिलेगी वो इसके रिम्बर्समेंट को लेकर भी अप्लाई कर सकेगा आगे। इसको अप्लाई करने के लिए ये जरूरी है कि इस तरह की रसीद दी जाए पहले, और इसके बाद फिर सर्किट हाउस या रेस्ट हाउस में कैशलेस प्रणाली से जोड़ने की तैयारी वैसे चल रही है। इन तरीकों के बाद जो राजस्व है उसमें बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, और इससे पीडब्ल्यूडी को भी जो इनकी अपनी कमाई है उसमें वृद्धि होगी।
ऐसा ऐसा इनको लग रहा है कि इस प्रक्रिया से सुधार होगा। जहां तक बात उपचुनाव की है, एक पॉइंट इसमें बीच में ये छूट गया कि जो अभी उपचुनाव है उस उपचुनाव में ऑब्जर्वर्स नए सिरे से नियुक्त किए गए हैं और कांग्रेस ने अब नालागढ़ सीट पर जो सीनियर ऑब्जर्वर है वो अब पूर्व विधायक पूर्व मंत्री आशा कुमारी को नियुक्त किया है और ये जो उनके प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, उन्होंने ये नियुक्ति की है। नालागढ़ में दयाल प्यारी, यदुपति ठाकुर, अरुण शर्मा, इकबाल मोहम्मद, रमेश चौहान, रमेश ठाकुर, मोहन मेहता, मुकेश शर्मा, पवन चौहान को पीसीसी कोऑर्डिनेटर के तौर पर तैनात किया गया है और जो बाकी लोग हैं, जो बाकी जगह भी उसी तरह से साथ में देरा विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर कोटा नीलिमा को ऑब्जर्वर लगाया गया है। यहाँ अजय महाजन और देवेंद्र जग्गी पीसीसी कोऑर्डिनेटर होंगे। हमीरपुर में कुलदीप वत्स को ऑब्जर्वर लगाया गया है। अनीता वर्मा पीसीसी कोऑर्डिनेटर होंगी। इन तीनों सीटों पर आपको पता है कि जो चुनाव है वो 10 जुलाई को होना है, 13 जुलाई को इसमें नतीजे आने हैं। तो कांग्रेस इसमें और स्ट्रेंथन कर रही है सिस्टम को ताकि जो आगे रिजल्ट और जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो उसी तरह से रहें। इसके बाद अगली अगर हम बात करें कोऑर्डिनेटर के बाद वाला जो मसला है वो है जो 5 लाख की सुपारी का मामला है। देखिए, बिलासपुर पुलिस ने आज सुबह बंबर ठाकुर जो पूर्व कांग्रेस विधायक हैं उनके बेटे पुरंजन ठाकुर को बिलासपुर गोलीकांड के मामले में गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल हाई कोर्ट में वो 2-3 बार सुनवाई के लिए आए, उन्होंने जमानत के लिए याचिका लगा रखी थी लेकिन कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी क्योंकि आरोप गंभीर थे। और जो इन्वेस्टिगेशन है उस इन्वेस्टिगेशन में भी क्लियर है कि पुरंजन ठाकुर ने ही उस शूटर को बुलाया था। उनके साथ साथ एक और व्यक्ति को जो इस ग्रुप के उन ग्रुप के साथ संपर्क में था उसको भी आज अरेस्ट किया गया है। और एसपी बिलासपुर ने प्रेस वार्ता के जरिए बाकी सारी चीजों की जानकारी भी दी कि पूरी तरह से पुरंजन इस पूरे मामले में संलिप्त है और इसीलिए कोर्ट कॉम्प्लेक्स से उसको अरेस्ट किया गया है। उसकी वीडियो भी बाहर आ गई है। वो अरेस्ट के दौरान भी एक तरह से पुलिस के जवान हैं उनको धमकाने का काम कर रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये जो पूरी सुपारी है ये 5 लाख रुपए में दी गई थी, जिस व्यक्ति को मारने के लिए ये सुपारी दी गई थी। और हिमाचल जैसे स्टेट में इस तरह का कल्चर पहले नहीं था। इस कल्चर को कौन लाया, क्यों ऐसा हुआ कि हिमाचल हाई कोर्ट द्वारा 3 बार समय देने के बावजूद बिलासपुर पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई और हिमाचल में ही घूमते रहने के बावजूद वो ट्रेस नहीं हो पाया? क्या इसमें कोई वक्त दिया जा रहा था उसको कि और वो भाग सके, या फिर इन सारी चीजों को गंभीरता से देखना होगा? क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित कोई व्यक्ति आरोपी हो तो सरकार को उस मामले में जरूरत से ज्यादा कॉशियस अप्रोच लेनी चाहिए, अदरवाइज लोगों के लिए जो मैसेज है वो ठीक नहीं जाता। हिमाचल में लॉ एंड ऑर्डर एक सब्जेक्ट रहा है। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर पहले बाकी राज्यों के मुकाबले बेशक अच्छा हो, लेकिन अगर एक भी इस तरह के इंसिडेंट हो जाए तो वो बहुत अजीब लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। और इस तरह के मामलों में जहां किसी पॉलिटिकल पार्टी की फैमिली या पूर्व विधायक या विधायक इन्वॉल्व हो तो फिर पुलिस को स्विफ्ट और फास्ट एक्शन करने के लिए डायरेक्शन देनी चाहिए ताकि बाकियों को कोई मैसेज ना जाए। तो इसी तरह से आज ये चीजें हुई हैं और ये क्लैरिटी हो गई है इस इन्वेस्टिगेशन में कि 5 लाख की सुपारी दी थी पुरंजन ठाकुर ने उस शूटर को पंजाब से हिमाचल लाने के लिए और बिलासपुर में कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जिसने जो गोली चलाई है। ये अभी तक का मामला है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में जितनी चीजें निकलेंगी उसके बाद आगे इस मामले में और चीजें बढ़ेंगी और फिर पता लगेगा कि ये नेटवर्क किस तरह से काम कर रहा था। अगली बात करें इसके बाद तो वो है मुख्य सचिव दिल्ली गए हैं। और दिल्ली क्यों गए ये आप समझ सकते हैं सारी घटनाओं को जोड़कर। 16 फाइनेंस कमीशन हिमाचल आया है। हिमाचल में जो चीजें इनके सामने रखी गई वो हम आगे बात करेंगे कि हिमाचल किस तरह से जो ट्रेजरी है उसके लिए चिंतित अब होना चाहिए, राज्य को भी, राज्य सरकार को भी, और उन सभी लोगों को जो राज्य सरकार में या हिमाचल में अपना स्टेक मानते हैं। उसकी वजह यह है कि जो राज्य की सरकारें हैं चाहे जिस भी पार्टी की हो, पॉलिटिकल कंसिडरेशन अलग रहती है, लेकिन इस स्टेट को स्मूथली रन किया जाए और ऐसे कोई डिसीजन ना हो जिससे इन फ्यूचर नुकसान स्टेट का हो। इन सारी चीजों को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। ये अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इस प्रदेश के लोगों की जिम्मेदारी भी है। इसीलिए हम आज आपको कुछ आंकड़े देंगे जो 16 फाइनेंस कमीशन के सामने राज्य सरकार ने रखे हैं। इन आंकड़ों से आपको पता चलेगा कि जो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज होती हैं हमारे राजनीतिक दलों की वो
डिफरेंट होती हैं, जो हकीकत है वो अलग होती है। और इनको रन करने के लिए जब लास्ट में सिचुएशन बिल्कुल मैसअप हो जाती है तो फिर एक दूसरे पर दोषारोपण होता है कि पुराने वाले ज्यादा लोन छोड़ गए, वर्तमान वाले कहेंगे कि पिछले वाले छोड़ गए। लेकिन एक्चुअल स्थिति क्या है वो हम आपको पहले बता देते हैं। उसके बाद जो सिचुएशन है वो मुख्य सचिव के जाने की, दिल्ली जाने की, वो भी फिर उसी के साथ कनेक्ट हो जाएगी। देखिए 16 फाइनेंस कमीशन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में शिमला आया था। 2-3 दिन से आप अखबार में, दिव्य हिमाचल में इसकी खबरें भी देख रहे होंगे। कर्मचारी और पेंशनर अभी हमने इसमें टच किए हैं, बहुत सारे मामले आगे हैं, इन आंकड़ों में बहुत कुछ ऐसा देखने को है। 16 फाइनेंस कमीशन के पास मैंडेट है कि जो केंद्र सरकार की टोटल कमाई है उसमें टैक्स डेवोल्यूशन क्या होगा, मतलब राज्यों का हिस्सा उस टैक्स में क्या होगा, और उसके साथ साथ क्या किसी स्टेट को, अगर स्टेट की कमाई और खर्चे के बीच में गैप है तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए ग्रांट देने का अधिकार भी, ग्रांट देने की सिफारिश करने का अधिकार भी फाइनेंस कमीशन के पास होता है। राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री ने खुद प्रेजेंटेशन दी, उसमें बहुत सारी बातें कही। हम पानी पे सेस नहीं लगा सकते, कोर्ट रोक देता है। हम बिजली जो है वो उसी से कनेक्टेड है। हम जंगल नहीं काट सकते क्योंकि एफसीए है। लेकिन हिमाचल का इसमें नुकसान हो रहा है। दूसरी बात जो कर्मचारियों और पेंशनरों को लेकर है वो बड़ी सरप्राइजिंग है। देखिए हिमाचल में पिछले 3 साल से, क्योंकि ये रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है, कर्मचारियों की संख्या में, टोटल संख्या में नेगेटिव ट्रेंड है। बहुत सारे व्यूअर हमारे से बार बार पूछते रहते हैं कि भर्तियां ज्यादा क्यों नहीं हो रही, भर्ती की प्रक्रिया तेज क्यों नहीं है, हमीरपुर आयोग से जो लोक सेवा आयोग भर्तियां आई हैं उनमें जल्दी टेस्ट क्यों नहीं हो रहे, जिनके टेस्ट हो गए हैं वेटनरी फार्मासिस्ट की तरह के जो नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं उनको जल्दी नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही। ये सारे सवालों के बीच में एक जवाब है, बाकी तो सरकार बताएगी और फाइल जो है टीजीटी और उसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये पूरा मामला स्लो क्यों है, उसकी एक वजह यह है पिछली सरकार के वक्त से ही कर्मचारियों की संख्या में, टोटल संख्या में नेगेटिव ट्रेंड है। ये राज्य सरकार के अपने आंकड़े जो 16 फाइनेंस कमीशन के सामने रखे गए हैं उनमें ये कहा गया है। और अभी भी देखिए पिछले वित्त वर्ष में 0.11% इंक्रीज हुआ था कर्मचारियों की टोटल संख्या में। 2017-18 में 1% कर्मचारी कम हो गए थे। फिर 2020-21 में 3.45% कर्मचारी कम हुए, यानी 2,55,415 से जो कर्मचारी कम होकर 2,46,884 हो गए हैं। फिर उसके अगले साल में 2.29% फिर कम हुए और पिछले 3 साल से लगातार ये नेगेटिव ट्रेंड है। नेगेटिव ट्रेंड का मतलब यह है कि राज्य सरकार को पता है कि नया रोजगार देना मुश्किल है। 16 फाइनेंस कमीशन के सामने जो फिगर रखा गया है उस फिगर में यह कहा गया है राज्य सरकार की तरफ से कि कर्मचारियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए कई तरह के स्टेप सरकार ने उठाए हैं। हम सिर्फ फंक्शनल पदों को ही भर रहे हैं जिनकी अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात इसमें यह कही गई है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी लाई गई है ताकि जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है वो डेफर हो, और साथ में बैच वाइज का जो सिस्टम है उसको भी कॉन्ट्रैक्ट में ही चलाया जा रहा है और मैक्सिमम जगह आउटसोर्स को लेने की कोशिश की जा रही है, ये कहा गया है मेमोरेंडम में। तो आप अब ये समझ सकते हैं कि ये तो एक बात हो गई कर्मचारियों की। अब अगर हम पेंशनरों की बात करें तो पेंशनरों में पॉजिटिव ट्रेंड है, ये डिफरेंस समझने की बात है। पॉजिटिव ट्रेंड इसलिए है क्योंकि राज्य सरकार ने जो पेंशनर एनपीएस में थे उनको ओपीएस में ले लिया पहले, जिनको नहीं लिया, जैसे अभी बिजली बोर्ड वाले छुटे हुए हैं, बहुत सारे बोर्ड कॉर्पोरेशन अभी ऐसे हैं जो सरकारी हैं लेकिन उनके जो एम्प्लॉई हैं वो अभी भी ओल्ड पेंशन में नहीं है, वो अभी होने हैं, तो ये संख्या अभी और बढ़ेगी। लेकिन हैरानी की बात इसमें यह है कि वर्तमान में वर्ष 2024-25 में जो पेंशनरों की संख्या 1,89,466 है वो 2030 में बढ़कर 2,38,827 हो जाएगी। और ये 2,38,827 मैं पॉसिबली ओल्ड पेंशन का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, और ओल्ड पेंशन का आंकड़ा अगर 2,38,000 है
तो फिर आप समझ सकते हैं कि जो ट्रेजरी का ड्रेन है वो किस हिसाब से होगा। दूसरी तरफ एक अनुमान ये है, वैसे बाद में सरकार को देखना है कि वो इसी ट्रेंड को आगे मेंटेन करेगी या वर्तमान सरकार जैसे इनकी गारंटियां हैं उसके मुताबिक जो 1 लाख रोजगार सरकारी और प्राइवेट दोनों में मिला के, सरकारी में हम 25,000 चलो मान लेते हैं, 1 लाख छोड़िए, क्योंकि जो कमेटी बनाई थी और जो रोजगार को लेकर तो हर्षवर्धन सिंह चौहान जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा था कि हम 25,000 रोजगार आगे देंगे। तो 25,000 रोजगार भी अगर होता है तो भी पॉजिटिव ट्रेंड कर्मचारियों की संख्या में आ जाएगा। लेकिन अगर वो ट्रेंड मेंटेन नहीं हुआ तो 2030 में जो राज्य सरकार के आंकड़े 16 फाइनेंस कमीशन में दिए गए हैं वो ही आंकड़े ये पुष्टि कर रहे हैं कि 2030 में कर्मचारियों की संख्या कम होगी और पेंशनरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। एक रीजन है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, लेकिन ओल्ड पेंशन में जाने के बाद और पेंशनरों की संख्या में ऐड होने के बाद सिचुएशन क्या हम रोजगार का मेंटेन कर पाएंगे या फिर इस प्रदेश का युवा इस चीज को भुगतेगा जो अभी आंकड़ों में दिख रही है। अगला जो बजट है वो क्रूशियल होगा। राज्य सरकार के लिए ज्यादा अच्छी स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि अगले साल भारत सरकार से जो मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो 50% और कम हो रही है। मतलब जो इस साल लगभग 6200-6300 करोड़ मिला है, मिलेगा 31 मार्च तक, वो अगले वित्त वर्ष में 3000 करोड़ तक सिमट जाएगा। तो अगले साल फिर से वो सिचुएशन है वो होगी। ऐसी सिचुएशन में इससे पहले कि हम मुख्य सचिव के दिल्ली दौरे पर जाएं, आपको पॉसिबल खर्चा बता देते हैं। देखिए, कर्मचारियों की संख्या जो मर्जी रहे, आने वाले दिनों में कम हो ज्यादा हो वो सेपरेट मैटर है, लेकिन सैलरी के भुगतान के लिए अगले 5 साल में जो 16 फाइनेंस कमीशन का पीरियड है 2026 से 2031 तक का, उसमें 1,22,000 करोड़ खर्चा सिर्फ सैलरी का लगेगा और जो पेंशनर हैं उनके लिए जो खर्चा है वो 90,000 करोड़ का है इसी 5 साल का। तो सिचुएशन ग्रिम है और इसीलिए है कि क्योंकि हमारे पास अपने रेवेन्यू सोर्सेज नहीं बढ़ रहे और जो गैप है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तौर पे जो पूरा होना चाहिए, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने 16 फाइनेंस कमीशन के सामने आर्ग्यू किया है कि हमारा जो गैप है इसको 100% फुलफिल किया जाए। 15 फाइनेंस कमीशन ने 100% नहीं किया था, हालांकि 42,000 करोड़ या 43,000 करोड़ के आसपास उन्होंने दिया जरूर था, लेकिन वो गैप कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन इस बार अगर गैप 16 फाइनेंस कमीशन में कंप्लीट नहीं हुआ तो आने वाली सरकारों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती सामने है और अभी वर्तमान सरकार के लिए इमीडिएट नेक्स्ट ईयर एक सबसे बड़ी चुनौती दिख रहा है। इसके बाद बात करते हैं चीफ सेक्रेटरी की। देखिए, प्री बजट कंसल्टेशन, क्योंकि केंद्र सरकार का अगला बजट जुलाई में आएगा और उसके लिए निर्मला सीतारमण ने प्री बजट कंसल्टेशन बुलाई थी जिसमें हर्षवर्धन सिंह चौहान को भेजा गया था जो उद्योग मंत्री हैं। वहां 7 नई तरह की मांग हिमाचल की तरफ से रखी गई थी, लेकिन इससे पहले इसी बुलेटिन में मैं आपको बता चुका हूं कि हिमाचल सरकार की अफसरशाही ये चाहती थी कि भारत सरकार में जो नई सरकार बने, ये मोदी प्रधानमंत्री मोदी की भारत दिल्ली में, उसमें एटलीस्ट वित्त मंत्री नया कोई हो। वैसे 2 लोगों के लिए कह रहे थे, एक वित्त मंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए, क्योंकि गृह मंत्रालय में जो पोस्ट डिजास्टर एक जो कंटीजेंसी प्लान है पीडीएनए जिसको कहते हैं, उसमें 3700 करोड़ के आसपास हिमाचल को मिलने की उम्मीद है, लेकिन उसमें जो गृह मंत्री हैं वो अमित शाह हैं और इनको यह लग रहा था कि हम उनको कन्विंस नहीं करवा पा रहे। और दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण, क्योंकि पिछली सरकार के वक्त से जब हिमाचल सरकार में ओल्ड पेंशन एक इशू बना था चुनाव से पहले और जयराम ठाकुर भी जब ओल्ड पेंशन की तरफ को मुड़ गए थे चुनाव के वक्त, लेकिन निर्मला सीतारमण उस प्रोसेस का पार्ट थी जिसमें ओल्ड पेंशन के खिलाफ हैं वो, और मतलब पूरे देश में, केवल हिमाचल के लिए नहीं। लेकिन केंद्र की सरकार में ये लग रहा है कि जो फ्यूचर रिफॉर्म्स हैं उसके लिए जो राज्यों के लिए ओल्ड पेंशन सस्टेनेबल नहीं है, तो इसीलिए वो उस प्रोसेस का हिस्सा थी। हिमाचल की अफसरशाही ये कह रही थी कि अगर वित्त मंत्री कोई नया बने तो वो हिमाचल के लिए एक विंडो बन जाएगी, एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, क्योंकि निर्मला सीतारमण इस सारे मामले में कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ये अफसरों का अनुभव है, पॉलिटिकल लेवल पर बात अलग है, उसमें मुख्यमंत्री जब मिले हों या बाकी मंत्री जब मिले हों तो उनसे हमारी बात हुई नहीं है, उनके अनुभव अलग हो सकते हैं। इस बार भी मुख्य सचिव दिल्ली गए हैं, वो क्योंकि
प्री बजट कंसल्टेशन में सीएम नहीं जा पाए थे, उन्होंने 16 फाइनेंस कमीशन की तैयारी में रहना था। तो फिर जो अभी मुख्य सचिव गए हैं, पॉसिबली वो एक स्कोप देख रहे हैं कि अगला बजट आने से पहले हिमाचल के लिए क्या आर्थिक मदद हो सकती है, क्योंकि फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री इन सबको पता है कि प्रेजेंटली हमारी आर्थिक स्थिति कहां है और एक्चुअल जो चैलेंज है वो आगे क्या है। अगर ये सारी चीजें ठीक रही तो ये भी पॉसिबल है कि मुख्यमंत्री मिलने जाएं केंद्रीय वित्त मंत्री से, खासकर अगले बजट से पहले और इसी चुनाव प्रचार के दौर के बीच में। और जब ये मिलने जाएंगे तो उसके बाद रिस्पॉन्स क्या रहता है वो फिर आगे उसमें पता चलेगा। अब बात करते हैं नई नियुक्तियों के मामले में, जेबीटी, टीजीटी और प्रमोशन लिस्ट जो एजुकेशन में है। इन तीनों के मामले में एक बार बार जो लोग जानकारी मांग रहे हैं, कई जगह अलग अलग तरह की सूचनाएं चल रही होती हैं, लेकिन एक बात आप ये तय मानिए कि जब तक 10 जुलाई तक रिजल्ट के नतीजे 13 जुलाई को नहीं आते, उससे पहले इस तरह की चीजों के लिए इंतजार करना होगा। बेशक चुनाव आयोग से जो मर्जी परमिशन आए चाहे ना आए, क्योंकि उसमें फिर पोस्टिंग और प्लेसमेंट और सारी चीजें होंगी। टीजीटी और जेबीटी के लिए स्कूल वाइज लिस्ट जो है एजुकेशन मंत्री के स्तर पे फाइनल हो गई है, उसके बाद फाइल इन्होंने आगे सरका दी है। अब परमिशन टू अपॉइंट एक मुख्यमंत्री से आती है, उसके बाद सारी चीजें होंगी। वेटनरी फार्मासिस्ट को लेकर भी आप यही प्रक्रिया समझ सकते हैं। 13 जुलाई के बाद ये सारी चीजें मूव करेंगी। अगली कैबिनेट की बैठक भी 13 जुलाई के बाद ही होगी, क्योंकि एक तो चुनाव प्रचार की व्यस्तता है और दूसरा कोई मैटर ऑफ अर्जेंसी अभी है नहीं, तो ये दूसरी चीज है। प्री नर्सरी भर्ती का ड्राफ्ट आज एक तरह से आप जारी समझिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से एक बयान आया है इसके मामले में। जो पिछली कैबिनेट में 6297 पद प्री नर्सरी टीचर के, जो एनटीटी टीचर भी आप कह सकते हैं, उसको लेकर आज 2-3 बातें कही गई हैं। पहली बात यह कि राज्य सरकार बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अनुशिक्षक योजना शुरू करने जा रही है। इसको आप कह सकते हैं जो प्री स्कूलिंग टीचिंग और जो ये जो सिस्टम होता है देखभाल का भी, और इसमें 6297 प्री नर्सरी टीचर जो है वो रखे जाएंगे। इसमें 60,000 बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिन स्कूलों में ये एनरोलमेंट है उन्हीं में ये टीचर होंगे। लेकिन एक नई बात इसमें ये आई है कि 2377 आंगनबाड़ी केंद्र जो एजुकेशन के ही कोलोकेटेड है, मतलब स्कूलों में ही चल रहे हैं, उनमें भी इसी तरह के टीचर दिए जा सकते हैं। और आंगनबाड़ी के जो लोग हैं उनको भी ऑप्शन दी जा सकती है कि वो इस तरफ को आ जाएं, लेकिन वो मुश्किल है इस तरफ को आना, क्योंकि उनको फाइनेंशियली और प्रमोशन चैनल के हिसाब से इसका फायदा नहीं है, क्योंकि आउटसोर्स की भर्तियां हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि ये एनसीटीई के जो नियम है उसके अनुसार होगी, मतलब 2 साल का डिप्लोमा पहले होगा और उसके बाद अगर कोई छूट देनी पड़ेगी तो फिर वो छूट जो है वो उस तरह से आगे दी जाएगी। तो ये एनसीटी जो प्री नर्सरी टीचिंग भर्ती है उसकी बात है। अब बात करते हैं आज गवर्नर क्यों गुस्सा थे। देखिए, बहुत कम ये होता है कि गवर्नर हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए राज्य सरकार के किसी व्यक्ति, मंत्री या पूरी सरकार के या किसी चीज को लेकर, लेकिन आज जो गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल दिल्ली से आए थे, अमित शाह जी से मिलके आए हैं और आते ही इन्होंने प्रेस वार्ता कर दी। जब प्रेस वार्ता की, क्योंकि माहौल आजकल प्रदेश में ऐसा है कि जैसे हर कोई कुछ भी अपनी तरफ से, या आप कहिए कि पूरे विवाद में एक दूसरे को काउंटर करने में लगा हुआ है। पहले जयराम ठाकुर जी ने जो है स्पीकर के उस बात पे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि बीजेपी अपने 9 विधायकों की चिंता करे पहले 6 सीपीएस को छोड़कर, क्योंकि सीपीएस का केस कोर्ट में चल रहा है, तो जयराम ठाकुर ने जो जो चीजें बोली उसमें स्पीकर को भी 1-2 लाइनें उस तरह की बोल दी कि वो कांग्रेस का वो कठपुतली बन के काम कर रहे हैं, ये है जो कुछ चीजें बोली थी। वो स्पीकर साहब को जो है वो चुभ गई बात। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी अपना टेम्पर लूज कर गए। उन्होंने भी बहुत सारी चीजें उसमें ऐसे बोल दी जो कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो असेंबली का या जो कंटेम्प्ट है वो फिर मुझे मजबूर ना करें कोई और स्टेप लेने के लिए। जयराम ठाकुर इस तरह की बात, हालांकि उन्होंने सरनेम भी नहीं लगाया था। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और ये भी कहा कि जो 9 विधायक हैं उनको लेकर रिप्लाई आ गया है, मैंने अभी वो केस देखा नहीं है और अगला मॉनसून सत्र आएगा तब देखेंगे। दूसरी तरफ एक स्टेटमेंट आ गई थी कि 3 का जो है वो हो गया फैसला और बाकी जो है वो आरे के नीचे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, कभी कह रहे हैं कि जो पोस्ट है उसका कंट्राडिक्शन है सभी के मामले में, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हों, चाहे वो स्पीकर हों, चाहे अलग अलग लोग हों। अब इस प्रक्रिया के बीच में जब गवर्नर ने प्रेस वार्ता बुलाई तो सबको लगा कि पता नहीं क्या हो गया।
आज जब गए तो गवर्नर ने यह कहा कि मैं बड़ी मजबूरी में ये प्रेस वार्ता इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कृषि मंत्री चंद्र कुमार जो हैं वो कृषि विश्वविद्यालय की कुलपति की नियुक्ति को लेकर बाहर गलत बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि गवर्नर ने नियुक्ति रोक रखी है, जबकि गवर्नर ने जो स्पष्टीकरण मांगा है सरकार से उसका जवाब नहीं आया है, और वो जो फाइल है वो कृषि मंत्री को ही भेजी है। वो सही बात नहीं कर रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। इसकी वजह यह है कि फाइल इसलिए रुकी है क्योंकि सरकार ने कृषि विश्वविद्यालय की वीसी की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया को चेंज करने के लिए विधानसभा में एक बिल पारित किया और उस बिल को अनुमति के लिए गवर्नर को भेज दिया। पहले कृषि विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियां होती हैं उसमें ICAR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उनका एक मेंबर होता है, एक UGC का होता है, एक गवर्नर का नॉमिनी होता है। लेकिन सरकार ने यह कहा कि यह कमेटी नहीं चलेगी, राज्य सरकार की कैबिनेट जिसको ऑथराइज करेगी या नॉमिनेट करेगी वो VC होगा और गवर्नर जो है उसके मुताबिक नियुक्ति करेंगे। आज गवर्नर ने कहा कि इस प्रदेश के जो प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको भी ये सुझाव देना चाहिए, अपनी राय देनी चाहिए कि क्या रिसर्च और जो तकनीकी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी भी VC की नियुक्ति इस तरह से की जाए या नहीं। तो ये मामला अलग है। दूसरी बात गवर्नर ने कही कि जो HPU के VC की नियुक्ति है वो भी राज्य सरकार के स्तर पे पेंडिंग है, क्योंकि सरकार ने ही मुख्य सचिव को कमेटी में डाला। मैंने मुख्य सचिव को ही चेयरमैन बना दिया कमेटी का, ताकि जो सरकार ने कहा वही मैंने मान लिया। लेकिन अब वही कमेटी मुझे पैनल नहीं दे रही सिलेक्ट करके, जबकि स्क्रीनिंग एक मीटिंग हो चुकी है। तो ये भी इनके स्तर पर पेंडिंग है। तो इसमें मेरी तरफ से कोई डिले नहीं है। एक बात उन्होंने कही कि जो उनके पास FRA वाला जो एक पेंडिंग है केस जिससे किन्नौर में नौतोड़ दिए जाने हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं नौतोड़ देने के पक्षधर हूं, लेकिन सरकार को केंद्र सरकार का जो वाइब्रेंट विलेज स्कीम है उसके नियमों को मानना होगा और जिनको नौतोड़ देना है वो कौन लोग हैं बेनिफिशियरी, उनकी लिस्ट देनी होगी। तो ये चीजें, ये जानकारी प्रोवाइड कराने में देरी की गई, इसीलिए मामले में देरी हो रही है। एक बात जब उनसे की गई कि विधानसभा स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष और ये CPS और ये जो विवाद चल रहा है 9 भाजपा विधायकों वाला, इसमें उनका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि स्पीकर संवैधानिक पोस्ट है, उनका काम करने का अपना दायरा है, मैं उनके जो पद है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, और मैं गवर्नर हाउस जो है उसकी गवर्नर हाउस एक अपने आप में संवैधानिक संस्था है जिसकी अपनी एक गरिमा है, वो गरिमा के विपरीत कोई भी बात नहीं करेंगे। ये मामला स्पीकर के डोमेन में है और वह उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो ये पूरा मामला गवर्नर का आज का ये था। अनयूजुअल था उनका प्रेस वार्ता करना, लेकिन वजह क्या है वो हमने आपको बता दिया। जहां तक बात रेगुलराइजेशन को लेकर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि हो नहीं रही, देखिए कल हायर एजुकेशन में 1-2 कैटेगरीज की हो गई है, और इसका मतलब ये हुआ कि जब JOAIT और DPE की हो सकती है तो बाकी भी उनको करनी चाहिए। राज्य सरकार की तरफ से, पर्सनल की तरफ से कोई रोक किसी डिपार्टमेंट पे नहीं है। बाकी अगर टैसिट डायरेक्शन, वर्बल डायरेक्शन किसी विभाग को होगी तो वो फिर सरकार इसका रिप्लाई दे सकती है। लेकिन हमने जो कार्मिक विभाग तक पूछा था तब तक उनकी तरफ से कोई रोक इसमें नहीं थी। जो भी जिन विभागों में नहीं हो रहा, कर्मचारियों को अपने HOD से पहले पूछना चाहिए। अगर उनका कोई स्पेसिफिक क्वेरी HOD को लेकर है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम डायरेक्टर से फिर खुद पूछ सकें। आप सब लोग इस लाइव में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।